Hello students, Veena, Associate Professor in Chemistry, श्रीमती नर्मदा देवी बिहानी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, नौहर, जिला हनुमानगढ़, बीएससी थर्ड ईयर में सिंथेटिक पॉलीमर्स के अंतर्गत आज की इस सेशन में हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स के बारे में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे कि पॉलीमर्स को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, उसके अलग अलग आधार बनाए गए हैं और उन आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से है जैसे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, स्रोत के आधार पर, फिर है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी उनकी संरचना के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है। इसी प्रकार से संश्लेषण के आधार पर पॉलीमर्स का वर्गीकरण किया गया है और पॉलीमर चेन ग्रोथ के आधार पर, ग्रोथ ऑफ द चेन किस प्रकार से होता है एक पॉलीमर में, उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। उसके साथ साथ ही मॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया है। तो आज के इस सेशन में हम मुख्य रूप से 4 प्रकार के वर्गीकरण का हम अध्ययन करेंगे। स्रोत के आधार पर, संरचना के आधार पर, संश्लेषण के आधार पर तथा श्रृंखला के आधार पर। सबसे पहले हम लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। स्रोत के आधार पर इनको मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है नेचुरल पॉलीमर और दूसरा है सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर यानी प्राकृतिक बहुलक, तो वे पॉलीमर जो प्रकृति में प्राप्त होते हैं, या तो जो कि प्रकृति से सीधे ही हमें उपलब्ध हो जाते हैं, अथवा ऐसे पॉलीमर्स जिनको नेचुरल पदार्थों से बनाया जाता है, उनसे प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार के पॉलीमर नेचुरल पॉलीमर्स कहलाते हैं। और हम हमारी डे टू डे लाइफ में हमें ये सब देखने को भी मिलता है और हमारे कुछ ऐसे नेचुरल पॉलीमर्स जैसे स्टार्च, हम जानते हैं स्टार्च एक पॉलीमर है, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीकार्बोहाइड्रेट, जो गेहूं और चावल में पाया जाता है, एक नेचुरल पॉलीमर है। इसी प्रकार से सेलुलोज, जिसमें बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है, पॉलीमर होता है, ये भी प्लांट्स यानी पेड़ों पर पाया जाता है। गेहूं चावल का मैंने आपको एग्जांपल बताया, जिसमें अल्फ़ा डी ग्लूकोज का ये पॉलीमर होता है, स्टार्च जो इनमें पाया जाता है। इनके अतिरिक्त प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, नेचुरल रबर, ये सब नेचुरल पॉलीमर्स के ही एग्जाम्पल है। दूसरी कैटेगरी इसके अंदर है, वो है सिंथेटिक पॉलीमर्स, संश्लेषित बहुलक। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसे पॉलीमर जो आर्टिफिशियल मेथड्स के द्वारा सिंथेसाइज किए गए हैं, उनको हम सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। यानी ये प्रकृति में सीधा उपलब्ध नहीं होते, कुछ कृत्रिम पदार्थ के द्वारा, कृत्रिम विधियों से ही ये बनाए जाते हैं। इसके लिए कुछ सिंपल और न्यून
अणु भार वाले पदार्थ को लेते हैं और अनेक विधियों के द्वारा इनका पॉलीमराइजेशन करवाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हैं, जैसे आर्टिफिशियल रबर, पॉलीइथाइलिन, पॉलीएमाइड्स, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, नायलॉन, पॉलीस्टाइरीन, बेकेलाइट, ये सभी उदाहरण सिंथेटिक पॉलीमर्स के हैं। तो सोर्सेस के आधार पर दो कैटेगरी हो गई, नेचुरल पॉलीमर एंड सिंथेटिक पॉलीमर। अब सेकंड कैटेगरी है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर इनका वर्गीकरण। तो इनको 3 भागों में बांटा गया है संरचना के आधार पर, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर एंड थर्ड वन इज 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। 3 कैटेगरीज में संरचना के आधार पर इनको बांटा गया है। फर्स्ट है लीनियर पॉलीमर यानी रेखीय बहुलक। रेखीय बहुलक में मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़कर एक सीधी श्रृंखला का निर्माण करती हैं, स्ट्रेट चेन। और इस प्रकार की कई सारी स्ट्रेट चेन्स पास पास व्यवस्थित हो जाती हैं और एक पॉलीमर का निर्माण करती हैं। परिणाम स्वरूप लीनियर पॉलीमर्स के मेल्टिंग पॉइंट हो या उनकी डेंसिटी हो या उनकी तनन सामर्थ्य है, ये हाई होते हैं, उच्च होते हैं। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है कि इनके मॉलिक्यूल्स के मध्य के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके उदाहरण है नायलॉन, अधिक घनत्व वाली पॉलीथीन HDPE, जिसको कहते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन या पॉलीएस्टर। ये सब एग्जाम्पल हैं लीनियर पॉलीमर्स के। सेकंड कैटेगरी है ब्रांच्ड पॉलीमर। नाम से ही स्पष्ट है कि कोई भी ऐसा पॉलीमर जिसके अंदर कुछ ब्रांचेस उपस्थित हों। तो इस प्रकार के पॉलीमर्स में एक मेन चेन होती है और उस चेन से कुछ अनियमित शाखित श्रृंखलाएं जुड़ी रहती हैं। कोई उनका एक फिक्स नहीं होता कि कोई भी कहीं पे भी कोई श्रृंखला चेन उससे जुड़ी रहती है उसकी मेन चेन से। और लीनियर पॉलीमर और ब्रांच पॉलीमर में जो डिफरेंस है वो यही है कि इनमें पाया जाने वाला बॉन्ड अपेक्षाकृत कम स्ट्रॉन्ग होता है, यानी लीनियर पॉलीमर में अधिक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाया जाता है। उसमें इनमें ब्रांच पॉलीमर में ये बॉन्ड थोड़ा सा उससे दुर्बल प्रकृति का हो जाता है। इसके साथ साथ इनमें गलनांक, घनत्व, तनन सामर्थ्य भी उनकी अपेक्षाकृत कुछ कम प्रबल होती हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे देखें LDPE यानी लो डेंसिटी पॉलीथीन, ग्लाइकोजन, एमाइलोप्लेक्टिन एट्सेट्रा। थर्ड कैटेगरी 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। नाम से स्पष्ट है, त्रिविमीय क्रॉस लिंक बहुलक। त्रिविमीय यानी तीनों अक्षों की अगर हम बात करते हैं तो हर डायमेंशन के अंदर उसमें कहीं ना कहीं कोई एक जाल बना हुआ मिलेगा। तो इन पॉलीमर्स में मोनोमर यूनिट्स की अपनी अलग लंबी श्रृंखलाएं होती हैं और उनके अंदर
एक 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड एक जाल नेटवर्क बना रहता है, जुड़ी रहती हैं। इन पॉलीमर्स का आकार बड़ा होता है तथा मोनोमर यूनिट्स के बीच में पाए जाने वाला बॉन्ड भी मजबूत होता है, कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं, भंगुर भी होते हैं। ये पिघलते नहीं हैं, लेकिन अगर हम इनको गर्म करते हैं तो ये जलने लग जाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स है बेकेलाइट्स, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, मेलमाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, एटसेट्रा। थर्ड कैटेगरी, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेथड्स ऑफ सिंथेसिस। यानी संश्लेषण के आधार पर उनका वर्गीकरण 2 भागों में बांटा गया है इस क्लासिफिकेशन के अंदर। पहला है एडिशन पॉलीमर, सेकंड है कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर, एडिशन यानी योग होना। तो जब एक या एक से अधिक प्रकार के यौगिक आपस में जुड़कर एक जॉइंट मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं, जुड़ना। और इस प्रकार का पॉलीमराइजेशन सामान्यतः या प्राय उन कंपाउंड्स में होता है जिनके अंदर डबल बॉन्ड उपस्थित होते हैं। इनका एम्पिरिकल फार्मूला मोनोमर यूनिट के एम्पिरिकल फार्मूला के समान ही होता है, अर्थात एडिशन पॉलीमराइजेशन से प्राप्त पॉलीमर का अणुभार 1 लक के यानी मोनोमर यूनिट के अणुभार का सरल गुणक होता है। एग्जाम्पल हम देखें इसमें तो पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड इत्यादि, ये सभी उदाहरण हैं इस कैटेगरी में अगर हम देखें तो एडिशन पॉलीमराइजेशन के। सेकंड कैटेगरी आती है इसमें कंडेंसेशन पॉलीमर, संघनन बहुलक। इस प्रकार के पॉलीमराइजेशन में मोनोमर यूनिट्स के 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस होकर यानी संघनित होकर कंडेंसेशन पॉलीमर बनाते हैं। और इस पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया के अंदर कुछ छोटे मॉलिक्यूल जैसे H2O, ROH, कोई भी अल्कोहल, अमोनिया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन क्लोराइड HCl आदि उत्पाद के रूप में इसमें प्राप्त होते हैं। और एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में बीच में एक जो बेसिक डिफरेंस ये है कि जहाँ एडिशन में हमने ये देखा कि उनका एम्पिरिकल फार्मूला मोनोमर यूनिट के एम्पिरिकल फार्मूला का सरल गुणक होता है, जबकि कंडेंसेशन पॉलीमर में ऐसा नहीं होता। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से प्राप्त पॉलीमर का अणुभार मोनोमर के अणुभार का सरल गुणक नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल हम देखें तो हैं नायलॉन 6,6 और टेरिलिन या पॉलीएस्टर। नायलॉन 6,6 बनता है हेक्सामिथाइलिन डायअमीन और एडिपिक एसिड के कंडेंसेशन से, और पॉलीएस्टर प्राप्त होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल और टर्टेरिक अम्ल के कंडेंसेशन से। नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ पॉलीमर चेन, बहुलक श्रृंखला वृद्धि के आधार पर वर्गीकरण। इस आधार पर भी पॉलीमर्स को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है चेन ग्रोथ पॉलीमर एंड सेकंड है स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। चेन ग्रोथ पॉलीमर यानी श्रृंखला वृद्धि बहुलक।
तो जब मोनोमर यूनिट्स एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया के द्वारा श्रृंखला में वृद्धि कर पॉलीमर का निर्माण करती है तो प्राप्त पॉलीमर चेन ग्रोथ पॉलीमर कहलाता है। और यह प्रक्रिया कुछ इंटरमीडिएट स्पीसीज के माध्यम से संपन्न होती है, जैसे कि फ्री रेडिकल्स, कार्बोकैटायंस, कार्ब एनायंस आदि के द्वारा। यानी मुख्य बात इसके अंदर ये आती है कि चेन ग्रोथ पॉलीमर्स एडिशन पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया के तहत बनने वाला पॉलीमर है। जैसे एग्जाम्पल इसमें इथाइलिन से पॉली इथाइलिन का बनना, जो कि एक चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है, जिसके अंदर इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल होता है। पेरोक्साइड की उपस्थिति में मुक्त मूलक की प्राप्ति होती है और फिर चेन प्रोपेगेशन स्टेप के द्वारा और फाइनली हमें इसमें पॉलीइथाइलिन की प्राप्ति होती है। आप जानते हो कि फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म होता है तो उसके 3 स्टेप होते हैं। चेन इनिशिएशन स्टेप, जो कि पेरोक्साइड की उपस्थिति में ये श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ होती है। चेन प्रोपेगेशन स्टेप, जिसमें फर्स्ट स्टेप से प्राप्त फ्री रेडिकल्स अन्य इथाइलिन मॉलिक्यूल से क्रिया करते हैं और श्रृंखला आगे बढ़ती है। और लास्ट स्टेप होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप, जिसके अंदर अतिरिक्त शेष बचे हुए फ्री रेडिकल्स अपने आप को फाइनली एक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये कैटेगरी हुई चेन ग्रोथ पॉलीमर। नेक्स्ट आता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। तो जब दो स्वतंत्र एकलक इकाइयों यानी मोनोमर यूनिट्स में कंडेंसेशन से प्राप्त प्रोडक्ट्स की पुनरावृत्ति से किसी पॉलीमर का निर्माण होता है तो इस प्रकार की कैटेगरी को स्टेप ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं। और इस प्रक्रिया में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पे आप जानते हैं कि उसमें कोई एक छोटा, जैसे वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया, HCl आदि अणुओं का भी, बाय प्रोडक्ट्स का भी इसमें निर्माण होता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसमें बैकेलाइट फिनोल्फॉर्मेल्डिहाइड से प्राप्त होने वाला और टेरिलीन है, जो कि टरथैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकॉल से प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस सेशन में हमने 4 मुख्य क्लासिफिकेशन के आधार के बारे में चर्चा हमने की है। थैंक यू सो मच।